हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि ऐप सर्विसेज हम कैसे डिप्लॉय करें। AZ 900 में हमने ऐप सर्विस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने बेसिक सेटिंग्स लेकर के ऐप सर्विस को डिप्लॉय किया था। इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि आखिर ऐप सर्विस में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एज्योर का पोर्टल ओपन किया है, portal.azure.com। अब इसमें जो है हम ऐप सर्विस बनाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें क्रिएट अ रिसोर्स में आप देखेंगे। यहाँ पर वेब ऐप का ऑप्शन मिलेगा। वेब ऐप में क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जस्ट लाइक कि पहले तो वेब ऐप के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि वेब ऐप होता क्या है। तो सिंपल आपका कोई भी एप्लीकेशन जो कि आप डेवलप कर लिए और उसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो एक तरह से ये होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है हमें कि हम अपने वेब ऐप को यहाँ पे होस्ट कर सकें। ओके, आसानी से हम यहाँ पर जस्ट लाइक कि पहले थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पहले हम क्या करते थे, ठीक है, कि अगर हमें लोकली IIS सर्वर पे इंस्टॉल करना होता था या यूज़ करना होता था, तो हम क्या करते थे कि वर्चुअल डायरेक्टरी बनाते थे और उस वर्चुअल डायरेक्टरी में फिर एप्लीकेशन को हम पब्लिश करके डालते थे। ओके, यहाँ पर क्या है कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि यही वो जो वर्चुअल डायरेक्टरी हम बनाते थे उसी को यहाँ पर वेब ऐप बनाया गया है। ओके, इसमें कुछ सेटिंग्स हमें करनी होती है। सारा सेटिंग्स आपका विजार्ड के थ्रू ही है, सारा आप सेटिंग्स विजार्ड के थ्रू इसमें कर सकते हैं और इजी वे में अपना वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें आप देखेंगे कि बेसिक्स में सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट डिटेल में कुछ ये सेटिंग्स करनी है। तो पहला हमारा सेटिंग सब्सक्रिप्शन का है। तो इसमें आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है, आइदर वो कंपनी का है या आपका अपना फ्री अकाउंट का है या पे एज यू गो आपने ले रखा है, तो वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। ओके, इसके बाद रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप आप अपना नया बना सकते हैं या रिसोर्स ग्रुप जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसमें रख सकते हैं आप ग्रुपिंग करने के लिए। ओके, तो रिसोर्स ग्रुप में हमने ये स्टडी किया था कि रिसोर्स ग्रुप क्या है कि बस रिसोर्सेज की ग्रुपिंग होती है इजी टू हैंडल करने के लिए। इसके अलावा इसका ऐसा कोई मास लेवल पे कोई देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई इसमें चैलेंज नहीं है। ओके, यहाँ पर हम एक रिसोर्स ग्रुप मेरा ऑलरेडी बना हुआ माई रिसोर्सेज, उसमें मैं डाल सकता हूँ या नहीं तो यहाँ पे एक नया मैं बना सकता हूँ, क्रिएट न्यू, और यहाँ पर नाम दे सकते हैं वेब ऐप रिसोर्स, ऐसे नाम दे दिया। ओके, और ओके कर दिया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इंस्टेंस डिटेल्स में यहाँ पर वेब ऐप का नाम देना है। इसके साथ आप देखेंगे कि ये .azurewebsites.net लगा हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे वो आपका नाम फुल्ली क्वालिफाइड होनी चाहिए। ओके, जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर आप ABC या माई फर्स्ट नेम इस तरह से बनाते हैं तो हो सकता है ये नाम ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट हो, तो ये जो है आपको वो बनाने नहीं देगा। इसके अलावा देखिए एक और फीचर इसमें इंक्लूड कर दिया है इसने, यूनिक डिफॉल्ट होस्ट नेम। ओके, फिलहाल जो है इसमें हम यहाँ पे एक नाम देते हैं जस्ट लाइक कि माई फर्स्ट ऐप, और देखते हैं ये है कि नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, इस केस में हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने ऐड कर दिया जस्ट लाइक कि 22 या 2024 ये अवेलेबल है। ये ग्रीन टिक मार्क आपको बताता है कि ये अवेलेबल है हमारा। इसके बाद अभी देखिए कि यहाँ पर
इसने ये कुछ और भी इसमें ऐड कर दिया। इसको अगर हम हटाएंगे तो इस नाम से देखिए कि ये क्या हुआ कि ये नाम भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन जब हम ये रखते हैं साथ में तो ये इसके साथ कुछ और भी जोड़ देता है, जिस कारण से कि ये नाम यूनिक हो जाता है। तो अगर आप इसको हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैंने ऐड किया बिन। ओके, सो माय फर्स्ट ऐप 2024 बिन के नाम से जब मैंने ऐड किया तो ये यूनिक लिया। तो ये सिर्फ असिस्टेंस के लिए है कि थोड़ा सा आपको असिस्ट करेगा। अगर कोई नाम देंगे तो उसमें कुछ ऐड कर देगा और ऐड करके यूनिक नाम बना देगा। ओके, तो होता क्या है कि जस्ट लाइक कि आप जब डेवलपमेंट करते हैं या डेवलपमेंट मेनली करते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई डोमेन नेम की जरूरत नहीं रहती है, आप इसका कोई भी नाम लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन जब यही हम प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डोमेन नेम होता है, फिर उस डोमेन नेम को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो फिलहाल हम ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल के साथ चलते हैं और अब इसके बाद आगे देखिए पब्लिश। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शंस में कोड, कंटेनर एंड स्टैटिक वेब ऐप, ये 3 दिए गए हैं। अब जो हमारा स्टैटिक वेब ऐप है, सबसे पहले इसके बारे में जानें। तो जब आप स्टैटिक वेब ऐप चूज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपका एक स्टैटिक जो वेबसाइट होती है जिसमें कि आपका HTML हो सकता है, स्टैटिक फाइल हो सकती है, इमेज हो सकता है, ओके, आपका जावास्क्रिप्ट हो सकता है, जिसमें कि और कोई एग्जीक्यूशन ना हो, उस तरह का अगर कोई ऐप है तो आप स्टैटिक वेब ऐप में डाल सकते हैं, तो आपका ये इजी वे में होस्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टैटिक वेब ऐप का है। इसके बाद दूसरा आपका है क्या, कंटेनर। तो डॉकर कंटेनर, ये आपने पढ़ा होगा डॉकर्स के बारे में। सो क्या है कि कंटेनर, जैसे कि देखा जाए इसमें तो ऑलरेडी एज्योर ने एक कंटेनर ऐप दे रखा है, जिसमें कि आप कंटेनर ऐप दे रखा है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि कंटेनराइज एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेब ऐप में भी अगर आप कंटेनराइज ऐप को होस्ट करना चाहते हैं, डॉकर कंटेनर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उस केस में आपको वही क्या कहते हैं कि पहले आपको कंटेनराइज इमेज बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डॉकर, फिर उसको आपको पुश करना पड़ेगा कंटेनर रजिस्ट्री में और फिर वहां से जो है फिर वेब ऐप में डिप्लॉय करना होगा। ओके, तो ये कंटेनर का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो कोड का है। तो और इसके साथ ही साथ 1 मिनट पहले कंटेनर में हम ये देखें कि कंटेनर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का परमिशन यहाँ पे भी मिलता है और रीजन भी मिलता है। ठीक है, अगर हम कोड में आते हैं तो कोड में भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और रीजन का ऑप्शंस है, लेकिन एक तीसरा एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि रन टाइम स्टैक के बारे में दिया हुआ है। तो देखें कौन कौन से रन टाइम अवेलेबल हैं एज्योर ने प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सारा .NET का है, .NET 9, .NET 8, .NET 6, फिर लेगेसी एप्लीकेशन आपके पास है तो ASP.NET का दिया हुआ है 2। इसके अलावा जावा का है, नोड का है, PHP का है, पाइथन का है। तो ये डिफरेंट रन टाइम दिए हुए हैं। अगर आप पुराने वीडियो में देखिएगा या पुराना कोई अगर बना होगा तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें रूबी भी हुआ करता था, वो सब चीज़ें कुछ ने रिमूव कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे .NET 7 का नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। ओके, तो अभी तो .NET 9 जो है वो प्रीव्यू में है, तो आप .NET 8 ले सकते हैं। .NET 8 जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स कि उसके लिए आप लिनक्स भी ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ भी ले सकते हैं। सो लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें एप्लीकेशन लेवल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्राइसिंग पे असर पड़ेगा थोड़ा। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप लिनक्स लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा उसका कॉस्ट कम होगा, विंडोज़ लेंगे तो थोड़ा सा उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। ओके, सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इस कारण से आपको लिनक्स और विंडोज़
दोनों चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, अब इसी में अगर दूसरे रन टाइम स्टैक की ओर अगर हम जाते हैं, सपोज कीजिए कि मान लिया जाए लेगेसी एप्लीकेशन के लिए ASP.NET का हम लोग चूज करते हैं और इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए लिनक्स का ऑप्शन डिसेबल हो गया। सो इसमें लिनक्स का सपोर्ट नहीं है, केवल विंडोज का है। उसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, जावा का देखते हैं, तो जावा में देखिए जावा 21 में लिनक्स विंडोज दोनों का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम नीचे चले जाएं और पाइथन का ले लेते हैं, तो पाइथन में आप देखेंगे केवल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज नहीं है। ओके, सो ये रन टाइम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज पर रन टाइम डिसाइड होता है कि कौन सा रन टाइम आपने चूज किया है। ओके, सो चलिए हम अभी .NET का देख रहे हैं, इसीलिए हम .NET का 8 जो है ये लेते हैं और साथ ही साथ इसमें हम विंडोज़ का भी ले सकते हैं, लिनक्स का भी ले सकते हैं, तो लिनक्स ले लेते हैं। एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एक थोड़ा सा केवल जो फाइल सिस्टम है, जैसे कि विंडोज और लिनक्स में आपको पता है कि फाइल जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। ओके, विंडोज में आपको डायरेक्टली ड्राइव्स मिल जाते हैं, जबकि लिनक्स में रूट डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे आपको हैंडल करना रहता है। तो अगर फाइल सिस्टम को मैनेज करना होगा तो उस समय केवल थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब इसके बाद रीजन में आपको ये देखना है कि कौन से रीजन में रखें। सो रीजन के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। सो फिलहाल इसमें जो डिफॉल्ट रीजन आ रहा है, इसी रीजन को हम लोग चूज कर लेते हैं, कनाडा सेंट्रल। इसके बाद अब आप देखेंगे तो नीचे प्राइसिंग प्लान्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सा प्राइसिंग प्लान अवेलेबल है। ओके, सो इसके बारे में डिटेल मैं इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि कौन से प्राइसिंग प्लान में क्या क्या डिफरेंस है और किस प्राइसिंग प्लान को लेने से कब लेना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी हम केवल देखें कि हमारे पास प्राइसिंग प्लान जो है वो एक और चीज़ है, ठीक है, कि ऐप सर्विस प्लान आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे हैं। ओके, दैट मीन्स आपके पास अगर ऑलरेडी ऐप सर्विस प्लान पहले का कोई बना हुआ है तो आप यहाँ पर उसको चूज भी कर सकते हैं। ओके, सो एक ऐप सर्विस प्लान के में आप मल्टीपल वेब ऐप्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो आप ऐप सर्विस प्लान भी पहले से बना करके एज पर उसमें लोकेशन क्या होगा, कौन सा प्राइसिंग टायर होगा, ये बना के रख सकते हैं और इजी वे में जो है आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी प्राइसिंग प्लान मैं एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो डिफरेंट प्राइसिंग प्लान है वो तो एक ये यहाँ पर आप देखेंगे उसमें चूज करना पड़ता है कि कौन कौन सा है। तो ये सभी डिपेंड करता है आपका यूजेस पे और डिपेंड करता है कि जस्ट लाइक कि जैसे कि मान लीजिए देख रहे हैं आपकी प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक प्लान है, फ्री प्लान है, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो आप फ्री प्लान यूज कर सकते हैं, तो फ्री प्लान हम यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि फ्री प्लान यूज करने से कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, जस्ट लाइक कि अगर देखिए आप फ्री प्लान हमने चूज किया और आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जोन रिडेंडेंसी का ऑप्शन इनेबल डिसेबल ये खत्म हो गया, मतलब ये आप नहीं कर सकते हैं। ओके, इस एसी में अगर प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो इनेबल करने पे क्या होता है कि ये मैक्सिमम 3 जगह पे रिडंडेंट होकर के होस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम
फिलहाल फ्री प्लान लेके चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर इसे हम आगे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम चूज करते हैं ऑप्शन आता है एडिशनल सर्विसेज आर नॉट सपोर्टेड इन अ फ्री ऐप प्लान, ऐप सर्विस प्लान। ओके, तो और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जरा इसको हम अगर बेसिक में ले चलते हैं और बेसिक में देखते हैं। तो बेसिक में भी अब आप देखिएगा कि जोन रिडंडेंसी का ऑप्शन नहीं है। ओके, बट इसमें ये दो ऑप्शंस इनेबल हो जा रहे हैं आपका डिप्लॉय विथ योर ऐप डेटाबेस एंड एज्योर कैशे फॉर रेडिस कैशे, ये भी अलग ही टॉपिक है। तो इन सभी पे ये दो ऑप्शंस इनेबल हो जा रहे हैं, और अगर यही हम फ्री प्लान ले रहे हैं तो फ्री प्लान में ये दोनों ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जा रहे हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लान चूज करें। ओके, सो फिलहाल हम इसको फ्री प्लान लेकर के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन है उस पे जाते हैं। अब देखिए कि डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन में अब आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन डिसेबल और इनेबल का ऑप्शन है, लेकिन फ्री प्लान है इस कारण से इसमें नहीं शो हो रहा है। बट इसका हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने CI/CD के बारे में पढ़ा होगा। ओके, CI/CD तो कंटिन्यूअस आपका जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हम गिटहब रिपोजिटरी सो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम जैसे ही कोई कोड चेक इन करते हैं वो कोड ऑटोमेटिक क्या होता है कि डिप्लॉय हो जाता है, ऑटोमेटिक वो पब्लिश होगा। उसमें आपने अगर पाइपलाइन में सपोज कीजिए कि आपने कोई एग्जीक्यूशन लगा रखा है, यूनिट टेस्ट या फंक्शनल टेस्ट कुछ भी लगा रखा है, वो सारा चेक होगा। चेक होने के बाद जो है कोड आपका डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का सिनेरियो होता है। तो उसे इनेबल करने के बाद आपको जो है यहाँ पर गिटहब अकाउंट को ऑथराइज करना रहता है, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोजिटरी और ब्रांचेज, ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन। इसके बाद आपके पास एक ऑथेंटिकेशन सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो ऑथेंटिकेशन में बेसिक ऑथेंटिकेशन डिसेबल है, दैट मीन्स कि आपका एनोनिमस ऑथेंटिकेशन इनेबल है। अगर आप बेसिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सिंपली इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है और कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं है। सो आपको अगर याद होगा तो जब वर्चुअल डायरेक्टरी होती थी वहां भी ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता था कि कौन कौन सा ऑथेंटिकेशन सेट करने हैं, तो वो आप यहाँ पे सेट करते थे। सो फिलहाल इसको एनोनिमस रखते हैं। एनोनिमस रखने के बाद हम नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर पब्लिक एक्सेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने फ्री प्लान लिया है, जिस कारण से ये क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये मैसेज आप देख सकते हैं कि नेटवर्क इंजेक्शन इज ओनली अवेलेबल इन बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम V2 एंड प्रीमियम V3 डेडिकेटेड ऐप सर्विस प्लान। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार बेसिक में चलते हैं और अपने ऐप सर्विस प्लान को चेंज करके इस फीचर को देखते हैं। हमने बेसिक ले लिया, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। अब देखिए बेसिक प्लान में ये इनेबल हो गया, आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग, अब देखिए यहाँ पर इनेबल पब्लिक एक्सेस ऑन। सो क्या होगा कि आप जो URL हमारा ये पब्लिश होगा
ये यूआरएल पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपने एक अगर यहाँ होस्ट कर दिया और वो यूआरएल आप अपने फ्रेंड को देंगे और बोलेंगे कि इसको एक्सेस करो अपने लैपटॉप से, तो वो भी एक्सेस कर सकता है। ओके, सो ये पब्लिक एक्सेस के लिए हो गया। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन ये हमारा इनेबल नेटवर्क इंजेक्शन। तो होता क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी वर्चुअल नेटवर्क में इसको डालना चाहते हैं और इसको प्राइवेट होस्ट करना चाहते हैं कि वो केवल वर्चुअल नेटवर्क में ही चले, तो आपको इनेबल पब्लिक एक्सेस ऑफ करना पड़ेगा और इसके बाद में इनेबल नेटवर्क इंजेक्शन आप ऑन करेंगे। ऑन करके यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क सेट करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क सेट कर देंगे तो उस वर्चुअल नेटवर्क में ही ये वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप इसको पब्लिक एक्सेस रखते हैं और साथ ही साथ नेटवर्क इंजेक्शन भी ओपन करते हैं, तो आपका ये आपके वर्चुअल नेटवर्क में तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपको इसको पब्लिकली एक्सेस कराने के लिए जो भी फायरवॉल के रूल होंगे वो सारे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी फिलहाल इसको जो है हम पब्लिक एक्सेस ओपन रखते हैं और नेटवर्क इंजेक्शन ऑफ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मॉनिटर एंड सिक्योर। ऐप इनसाइट, एप्लीकेशन इनसाइट। सो इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशंस में एरर आएंगी या जो भी कुछ भी एक्सेस होगा वो सारा का सारा ये रिकॉर्ड करता है। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि आपने कोई पेज एक्सेस किया, उस पेज का ये एक्सेस टाइम, ठीक है, पूरा सब कुछ ये स्टोर करके रखता है और ये अलग से आपको एप्लीकेशन इनसाइट जब ओपन करेंगे उसमें आपको ये दिख जाएगा कि ये वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है, किसी भी तरह का एरर रिस्पॉन्स कोड आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो इसको आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। सो फिलहाल जो है हम इसको डिसेबल रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये क्या है कि ये आपका देखा जाए तो इसको अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उस केस में जो भी लॉग्स होते हैं, रिक्वेस्ट हैं या जो भी किसी भी तरह के अटैक्स हैं, उन सभी से ये आपको बेनिफिट करता है, मतलब ये आपको सिक्योर करता है। तो एक तरह से सिक्योरिटी के लिए हम कहें तो ये ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का। ओके, बट इसके लिए क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यू नीड परमिशन टू एक्टिवेट डिफेंडर फॉर क्लाउड इन दिस सब्सक्रिप्शन, कॉन्टेक्ट द ऑनर, कंट्रीब्यूटर और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। सो डिफेंडर एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें इसको जो भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स होने चाहिए। ऐसे हम बिना राइट्स के डिफेंडर एक्टिवेट नहीं कर सकते। ओके, तो फिलहाल अभी हम बस इतना ही जाने। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं टैग्स में। तो टैग्स के बारे में क्या है कि कोई भी टैग या कोई भी नाम देते हैं तो बस जस्ट लाइक एक ग्रुपिंग करने के लिए देते हैं। सपोज कीजिए कि ये वेबसाइट जो है आपका डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेव ऐप नाम से कोई आपने दे दिया, या ऐसे करें ऐप स्कोप वैल्यू दे दिया डेव। ओके, और अगर ये किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट में हमने लिख दिया कि ये एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये बस टैगिंग होती है और इसमें कुछ ऐसा इसका कोई ये नहीं है। बस आपको जब भी इसकी बिलिंग होगी या कोई भी रिपोर्ट निकालेंगे तो ये दोनों टैग उसमें आपको दिख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा डिटेल जो भी आपने लिया था वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपका वैलिडेशन पास हो चुका है और आप इसमें सिंपली इसको क्रिएट करेंगे तो ये आपका वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको
1 मिनट जरा मैं ये देख लूँ कि मैंने क्या लिया था। Core.NET 8। ओके, इसको क्रिएट करते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट स्लाइडिंग डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉय हो रहा है। जितने भी रिसोर्स बनेंगे इसके साथ वो सारे रिसोर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, और जो कि इस रिसोर्स ग्रुप में आपका रहेगा। रिसोर्स ग्रुप नेम हमने जो बनाया था वेब ऐप रिसोर्स, उसमें रहेगा। देखिए पहला ये कंपोनेंट बनकर तैयार हुआ, सर्वर फॉर्म्स। अभी देखिए सारे ये बन के तैयार हो गए, डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गो टू रिसोर्सेज। ये आप देखेंगे ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ गई। इसमें आपका जो ऐप सर्विस प्लान अभी दिख रहा है, और इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट डोमेन आपका ये है, ये URL। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये वेबसाइट का जो इसका नॉर्मल पेज होता है वो पेज ओपन हो गया। दैट मीन्स कि हमारा वेब ऐप रनिंग है और ये वेटिंग फॉर योर कंटेंट। सो इसमें हम अपना कंटेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम एक वेब ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कि हम सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप सर्विस प्लान, और इसमें आप देखेंगे पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।